अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बशारत हुसैन काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी 360। दुनिया का नक्शा बदल रहा है और ये तब्दीली किसी खबर की सुर्खी से नहीं बल्कि काहिरा में होने वाली एक ऐसी मीटिंग से शुरू हुई जिसने पुराने मशरक़ वस्ता के तसव्वुर को दफन करके एक नए इलाकाई ब्लॉक की बुनियाद रख दी है। ज़रा सोचें कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा जब एक मेज़ पर बैठें और इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की तौसीक करें, तो ये महज एक डिप्लोमेटिक फ़ोटो सेशन नहीं है, बल्कि ये इस बात का ऐलान है कि अब इस खित्ते के फ़ैसले बैरूनी ताकतों के बजाय ये चार ममालिक खुद करेंगे। आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन एक असासा है, लेकिन आज तक ये असासा ज़्यादातर मुश्किल ही बनी रही। लेकिन R4 अलायंस ने पहली बार इस असासे को कैश करवा दिया है। ये वीडियो आपको बताएगी कि ये चार ममालिक किन मजबूरियों और मौक़े की वजह से इकट्ठे हुए हैं। फ़लस्तीन इस ग्रुप की रूह क्यों है, और ये सबसे बढ़कर के R4 फ्रेमवर्क आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी और पाकिस्तान के मुस्तकबिल को किस तरह बदलने वाला है। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि ये मामला सड़कों और बिजली के बिलों से भी ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहले इस नाम को समझते हैं, क्योंकि ये नाम ही असल खेल है। R4 का मतलब है रीजनल 4। अब आप कहेंगे कि ये चार ममालिक तो एक दूसरे से हज़ारों मील दूर हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया में है, सऊदी अरब खलीज में है, मिस्र शिमाली अफ्रीका में है और तुर्की तो यूरोप और एशिया के संगम पर खड़ा है। फिर ये इलाका कौन सा है जिसके ये चार नुमाइंदे हैं? यहीं पर वो ज़हनी इनकलाब आता है जिसे मैं डेथ ऑफ द मिडल ईस्ट यानी मशरक़ वस्ता की मौत कहता हूँ। मशरक़ वस्ता का लफ्ज़ कभी सोचें कहाँ से आया। ये कोई कुदरत का बनाया हुआ खित्ता नहीं है, बल्कि ये अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों का बनाया हुआ एक नौ आबादियाती टर्म है। इन्होंने अपने नक्शों में लिखा कि ये इलाका हमारे लिए मशरक़ है और ये दरमियान में है, तो ये मशरक़ वस्ता बन गया। अब ये चारों ममालिक कह रहे हैं कि हम अपनी शनाख्त आप बनाएंगे, और ये शनाख्त है R4। ये कोई अरब लीग नहीं है और ना ही मुस्लिम बरादरी का रवायती प्लेटफार्म है, बल्कि ये एक जियो इकनॉमिक और स्ट्रेटजिक ब्लॉक है जिसे जोड़ने वाली कुवत नस्लियत नहीं बल्कि मुश्तरका मफादात और जोग्राफिया की मजबूरी है। सोचें कि पाकिस्तान के पास इंसानी वसाइल और बहिरा अरब तक रसाई है, सऊदी अरब के पास सरमाया और तवानाई है, तुर्की के पास जदीद टेक्नोलॉजी और दफाई सनत है, जबकि मिस्र के पास नहर सवीज़ है जो आलमी तजारत की शाहराग है और अफ्रीका का गेटवे है। जब ये चारों इकट्ठे होते हैं तो ये दुनिया के मसरूफ़ तरीन तजारती रास्तों का एक चौकोर हसार बन जाता है, जिसके बगैर आलमी मईशत का पहिया नहीं चल सकता। अब ज़रा पाकिस्तान के किरदार पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये खबर पाकिस्तान की अब तक की सबसे बड़ी डिप्लोमेटिक जीत है। पाकिस्तान को अक्सर आलमी सतह पर एक सिक्योरिटी स्टेट के तौर पर देखा जाता था, यानी या तो हम किसी की लड़ाई लड़ रहे होते थे या किसी के लिए अपनी फ़ौज दे रहे होते थे। लेकिन इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ने पाकिस्तान को इस फ्रेमवर्क का दानिशवराना और लॉजिस्टिक आर्किटेक्ट बना दिया। यह माहिदा जिसकी बुनियाद इस्लामाबाद में रखी गई और जिसकी तौसीक काहिरा में हुई, ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान अब सऊदी अरब जैसे दौलतमंद मुल्क, तुर्की जैसे टेक्नोलॉजी पावर हाउस और मिस्र जैसे अरब दुनिया के दिल को एक प्लेटफार्म पर लाने की सलाहियत रखता है। ये वही डिप्लोमेटिक क्लाउट है जिसकी पाकिस्तान को बरसों से तलाश थी। मिसाल के तौर पर जब आप सुनते हैं कि पाकिस्तान और तुर्की मुश्तरका तौर पर दफाई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और इसमें सऊदी अरब सरमायाकारी कर रहा है और मिस्र इसकी मार्केट बन रहा है, तो ये R4 का अमली मॉडल है। ये सिर्फ वज़राए ख़ारजा की मुलाकात नहीं, ये एक सप्लाई चेन है और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का जन्म है जिसका मरकज़ पाकिस्तान है। पाकिस्तान का जोग्राफिया जो कल तक एक जिम्मेदारी समझा जाता था, क्योंकि हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान और भारत जैसे चैलेंजेस हैं, आज वही जोग्राफिया R4 के बदौलत असासा बन गया है, क्योंकि वस्ती एशिया और जनूबी एशिया को खलीज और अफ्रीका से जोड़ने वाला ज़मीनी और समंदरी रास्ता सिर्फ पाकिस्तान बन सकता है। लेकिन यह मामला सिर्फ मईशत और दिफा का नहीं है, इसकी रूह फ़लस्तीन है और इसे समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोगों का ख्याल है कि मुस्लिम ममालिक के एलामियों में फ़लस्तीन महज एक रस्मी जुमला होता है, लेकिन R4 में फ़लस्तीन मरकज़ी नहीं तो कुछ भी नहीं। इसे यूं समझें कि जब अब्राहम एकॉर्ड आया जिसके तहत कुछ अरब ममालिक इसराइल के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाए, तो इसकी बुनियाद ये थी कि इक़्तिसादी तरक्की के ज़रिए फ़लस्तीनी मसले को साइड लाइन किया जा सकता है।
यानी फ़लस्तीनियों को भूल जाओ, पैसा कमाओ। R4 इस सोच का बराह रास्त चैलेंज है। ये ब्लॉग कह रहा है कि खित्ते में क़याम अमन का कोई भी रास्ता फ़लस्तीन को मरकज़ में रखे बगैर नहीं चल सकता। क्यों? क्योंकि ये चारों ममालिक अपनी अपनी पब्लिक की नब्ज़ पर हाथ रखे हुए हैं। तुर्की का सदर अपनी तकरीरों में मुसलसल अल कुद्स का जिक्र करता है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट मुतफ़िक़ा तौर पर फ़लस्तीन के हक़ में करारदादें पास करती है। मिस्र की सरहद गज़ा से लगती है और वो बराह रास्त मुतासिर है, जबकि सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 की कामयाबी के लिए इलाकाई इस्तेहकाम चाहता है, जो फ़लस्तीनी रियासत के बगैर मुमकिन नहीं। इसलिए फ़लस्तीन R4 के लिए सिर्फ एक इखलाकी नारा नहीं, बल्कि वो गोंद है जो इन चारों मुख्तलिफ कौमों को एक प्लेटफार्म पर बांधे हुए है। चलिए अब इसे थोड़ा और गहराई में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये R4 वर्ड, जिसे हम अब एक फ्रेमवर्क कह रहे हैं, असल में रोज़मर्रा की सियासत और बड़ी ताकतों की चालबाजियों में क्या मायने रखता है। आज की दुनिया में एक नया सर्द जंग का माहौल है, जिसे मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर कहा जाता है। एक तरफ अमेरिका है और दूसरी तरफ चीन और रूस। अब मसला यह है कि पाकिस्तान चीन का करीबी इत्तेहादी है, सऊदी अरब अमेरिका का तारीखी पार्टनर है, तुर्की नेटो का रुकन होते हुए भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीद चुका है, और मिस्र अब अमरीकी इमदाद और रूसी गंदम दोनों पर इन्हसार करता है। अगर ये चारों अपनी अपनी मर्जी से बड़ी ताकतों के साथ ताल्लुकात रखते तो इन्हें हर मामले पर ब्लैकमेल किया जाता कि तुम इस तरफ हो या इस तरफ। R4 में इनके लिए हेजिंग का एक इज्तमाही प्लेटफार्म तैयार किया है। हेजिंग एक फाइनेंस की इस्तेलाह है जिसका मतलब है खतरे को बांटना। अब ये चारों मिलकर कह सकते हैं कि हम किसी एक कैंप का इंतखाब करने की बजाय अपनी इलाकाई खुद मुख्तारी की बुनियाद पर फैसले करेंगे। ये एक बफर जोन बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका सऊदी अरब पर दबाव डालता है कि चीन से ताल्लुकात कम करो, तो सऊदी अरब कह सकता है कि मैं अपने R4 पार्टनर्स पाकिस्तान और तुर्की के साथ अपनी इक़्तिसादी राहदारियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये ताल्लुकात रख रहा हूँ। ये अमेरिका मुखालफ नहीं, बल्कि हमारी इलाकाई ज़रूरत है। यह इज्तमाही सौदेबाजी की ताकत इनफरादी सौदेबाजी से बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए काहिरा की मीटिंग में जब वज़राए ख़ारजा ने इलाकाई इस्तेहकाम पर बात की, तो इसका मतलब ये था कि हम अपने इलाके की असर-ए-नौ तारीफ़ कर रहे हैं और बैरूनी ताकतों को बता रहे हैं कि हमारे इलाके की पॉलिसियाँ हमारे दारुल हुकूमतों में बनेंगी, वाशिंगटन या बीजिंग में नहीं। अब तवज्जो पाकिस्तान के आम शहरी पर आती है कि आखिर इससे हमें क्या मिलेगा। ये सवाल बहुत अहम है। अगर आप नौजवान हैं और मुलाजमत की तलाश में हैं, तो R4 का बराह रास्त ताल्लुक आपकी जेब से है। जब ये चार ममालिक आपस में एक मुआशी कॉरिडोर बनाते हैं जिसमें पाकिस्तान मैन्युफैक्चरिंग और ज़राअत का मरकज़ है, सऊदी अरब सरमायाकारी करे, तुर्की टेक्नोलॉजी दे और मिस्र अफ्रीका का बाज़ार खोले, तो पाकिस्तान में नई सनतें लगेंगी। ज़रा सोचें कि पाकिस्तान में ड्रोन टेक्नोलॉजी, IT के पार्क्स और हलाल फूड एक्सपोर्ट के लिए सऊदी और तुर्की का मुश्तरका फ़ंड आता है, तो इससे कितनी नौकरियां पैदा होंगी। इसी तरह अगर आप एक ताजर हैं तो R4 आपके लिए मार्केट खोल रहा है। पाकिस्तानी टेक्सटाइल अब एक आसान सप्लाई चेन के ज़रिए तुर्की से होता हुआ यूरोप जा सकता है और मिस्र के रास्ते अफ्रीका के ममालिक में जा सकता है, जहां 2 अरब की आबादी एक बड़ी मार्केट है। दफाई लिहाज से भी ये अहम है। हमने हमेशा अपनी सिक्योरिटी के लिए बैरूनी हथियारों पर इन्हसार किया, लेकिन जब पाकिस्तान और तुर्की मिलकर लड़ाका तैयारी या बहरी जहाज़ बना रहे हों और इसकी फंडिंग सऊदी अरब और मिस्र कर रहे हों, तो इससे पाकिस्तान की दफाई ज़रूरियात की लागत कम होगी और हम खुद इन्हसारी की तरफ जाएंगे। तवानाई के बहरान का हल भी यहाँ पोशीदा है। सऊदी अरब पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरी लगा सकता है जिसकी मसनूआत मिस्र और तुर्की को बरामद हों। इससे पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर पर दबाव कम होगा। मुख्तसरन ये कि R4 सिर्फ वज़राए ख़ारजा की डिप्लोमेसी नहीं, ये एक बड़े मुआशी पैकेज का हाका है, जिसे अगर अमली शक्ल दी गई तो पाकिस्तान की मईशत की बुनियादें बदल सकती हैं। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सबक जो इस पूरी सूरत हाल से मिलता है, वो हमारे जहनों की नौ आबादियाती ग़ुलामी से आज़ादी का है। सदियों से हम इस इलाके को उन नामों से पुकार रहे थे जो बाहर वालों ने हमें दिए। अब पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र ने मिल बैठकर अपनी एक नई शिनाख्त तराशी है। ये R4 फ्रेमवर्क इस बात का एतराफ़ है कि हम खुद अपनी तकदीर लिख सकते हैं।
हम इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकनॉमिक कॉरिडोर की बात सुनते रहे हैं, लेकिन R4 इसका एक ताकतवर तोड़ है, क्योंकि इसमें इजराइल को मरकजियत देने की बजाय फ़लस्तीन और पाकिस्तान के मफादात को मरकज़ में रखा गया है। ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी की वो बालिग़ नज़री है जिसमें हमने गैरों के झगड़ों से हटकर अपने हकीकी दोस्तों और अपने जोग्राफिए की ताकत को समझा है। अब आपकी बारी है। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप समझते हैं कि R4 पाकिस्तान की मुआशी तकदीर बदल सकता है, या ये भी माजी के इत्तेहादों की तरह महज कागजी कार्रवाई बनकर रह जाएगा? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर दें, क्योंकि पाकिस्तान का बाशऊर अवाम ही इस मुल्क की हकीकी ताकत है। इस वीडियो को शेयर करें और इसे लाइक करना मत भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का निशान ज़रूर दबाएं। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।